हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं अच्छे से हूँ, आप भी अच्छे होंगे। आज जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ वो चैप्टर नंबर 4 क्लास 12 का चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स। आइए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में चलते हैं कि आखिर डिटर्मिनेंट्स होता क्या है, इस बात पर हम विचार करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स से वी कैन एसोसिएटिव ए नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स, यानी कि नंबर रियल भी हो सकते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। इज कॉल्ड ए डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये तो आपके बुक के अनुसार डेफिनेशन है, लेकिन अगर मैं आपको सिंपल वे में इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो इसकी सिंपल वे में डेफिनेशन डियर स्टूडेंट्स कुछ इस प्रकार बनती है। मान लीजिए मेरे पास कोई 3 लीनियर इक्वेशन है और उन 3 लीनियर इक्वेशन को मैं सोल्व करता हूं और एक उनका सॉल्यूशन इस प्रकार निकालता हूं कि जो उनका सॉल्यूशन निकल करके आता है वो वेरिएबल के कोएफिशिएंट के रूप में निकल करके आता है। वेरिएबल के कोएफिशिएंट के रूप में निकल करके आता है। तो जो वेरिएबल के कोएफिशिएंट के रूप में रिजल्ट निकल करके आता है उसको हम लोग डिटर्मिनेंट वैल्यू बोलते हैं। एक बार और सुन लीजिए। मान लीजिए मेरे पास कोई 3 लीनियर इक्वेशन है और वे 3 लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल की हैं, एक्स वाई जेड, और उनको हम सोल्व करें, इस प्रकार उनका सॉल्यूशन निकालें कि उनके सॉल्यूशन में वेरिएबल ना रहे, अर्थात ना तो एक्स हो, ना वाई हो, ना जेड हो, उसमें कोई भी ना हो, और जो रिलेशन निकल करके आता है उस रिलेशन को हम लोग डिटर्मिनेट वैल्यू कहते हैं। सर क्या कहा आपने, दोबारा रिपीट करके बताओ। चलो आइए करते हैं बात। मैंने कहा मैं डेफिनेशन की बात कर रहा हूं सिंपल वे में, ये तो बुक के अनुसार डेफिनेशन थी। इसकी रियल डेफिनेशन क्या है, सिंपल वे में इसकी डेफिनेशन क्या है, उस पर विचार करते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई 3 लीनियर इक्वेशन है। पहले वाली लीनियर इक्वेशन है a1x प्लस का b1y प्लस का c1z इक्वल 0, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार a2x प्लस का b2y प्लस का c2z इक्वल 0, इक्वेशन नंबर 2। तीसरे वाली इक्वेशन a3x प्लस का b3y प्लस का c3z इक्वल 0। मान लीजिए मेरे पास ये कोई 3 लीनियर इक्वेशन है। पहले डियर स्टूडेंट से बात क्लियर कर दो, जो 3 लीनियर इक्वेशन है ये एक प्लेन की है। किसकी इक्वेशन है? तीनों प्लेन की इक्वेशन है, और ये तीनों के तीनों प्लेन ऐसे प्लेन है जो ओरिजिन को पास करते हैं। ये आप आगे जाके बढ़ेंगे, चैप्टर नंबर आपका शायद 12 है, उसमें जाके बात क्लियर हो गया, 11 है, सॉरी 11, उसमें जाके बात सारी क्लियर होने वाली है। प्लेन के इक्वेशन होते हैं, अर्थात अगर मैं इनमें से तीनों इक्वेशन को सोल्व करके एक ऐसा रिलेशन निकालूं जिस रिलेशन में ना एक्स हो, ना वाई हो, ना जेड हो, अर्थात वेरिएबल ना हो, तो जो रिलेशन निकल करके आता है ना उसको हम लोग बच्चों डिटर्मिनेट वैल्यू बोलते हैं। कैसे सर, सोल्व करके बताओ। चलो सोल्व करके बताते हैं। मैंने इक्वेशन नंबर 2 और 3 ली। मैंने लिखा फ्रॉम 2 एंड 3। मैंने इक्वेशन नंबर 2 ली और 3 ली, और मैंने दोनों को सोल्व करना शुरू किया। और इस प्रकार मैंने इनको सोल्व किया कि जैसे आप क्रॉस मेथड से क्लास 10th में इक्वेशन को सोल्व किया करते थे। मैंने इक्वेशन नंबर 2 और 3 ली। तो मैंने सबसे पहले यहां लिखा एक्स के नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर लिखा वाई के नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर लिखा जेड, और जेड के नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन। कैसे किया करते थे हम उन दोनों इक्वेशन को सोल्व? क्रॉस मेथड से। क्रॉस मेथड से क्या हुआ करता था, जैसे मैंने एक्स लिया तो एक्स वाली टर्म पे एक्स वाली टर्म को छुपा लो। इक्वेशन नंबर 2 और 3 की बात कर रहा हूं, 1 को अभी नहीं ले रहा हूं मैंने 2 और 3 को लिया। अब मैंने यहाँ एक्स लिया, एक्स वाली टर्म को छुपाया, तो आगे जो टर्म है दो, ये वाली वाई वाली और जेड वाली, इनके कोएफिशिएंट लिखो, अर्थात b2 b3 c2 c3। यहां लिखा b2 b3 c2 c3। इसके बाद अब y वाली टर्म पे आओ। जैसे हम y वाली टर्म को लिखते हैं तो यहां क्या नजर आया, c2 c3 c2 c3 और a2 a3, c2 c3 और a2 a3, इस प्रकार। अब इतना करने के बाद z वाली टर्म को देखो, z वाली टर्म ये वाली, इसको छुपाओ। जब आप इसको छुपाते हैं तो यहाँ क्या मिलेगा, a2 a3 और जी इसके बाद a2 a3 b2 b3। एक बार और क्लियर कर देता हूं मैंने कैसे कैसे सोल्व किया है।
सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स ए वाली एक्स वाले टर्म को छुपाया तो B2 B3 C2 C3, फिर मैंने y वाले टर्म को छुपाया A2 A3 C2 C3, इसके बाद मैंने z वाली टर्म को छुपाया, ये z वाली टर्म को छुपाने के बाद A2 A3 B2 B3, इसके बाद x अपॉन इसकी मल्टीप्लाई इधर करनी है B2 C3 माइनस B3 C2 इक्वल y अपॉन, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई इधर। लेकिन ये बात ध्यान रहे डियर स्टूडेंट्स, y वाली जो आपको मल्टीप्लाई है ये आपको उल्टी करनी, कैसी करनी है? उल्टी। नहीं आप ऐसे ही कीजिए, y वाली मल्टीप्लाई इसकी इसमें करें, बिल्कुल सिंपल वे से, इसकी A3 C2 माइनस A2 C3 इसके बाद कौन से वाली टर्म है? जेड वाली जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ऐसे करना है ना, जेड अपॉन A2 B3 माइनस A3 B2, एक्स वाली टर्म ले इसकी इसमें मल्टीप्लाई माइनस इसके इसमें, वाई वाली टर्म ले इसके इसमें मल्टीप्लाई माइनस इसके इसमें, जेड वाली टर्म ले इसके इसमें मल्टीप्लाई माइनस इसके इसमें। इसके बाद देखो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, इन सब के बराबर लैम्डा मान लीजिए। क्या मानना है डियर स्टूडेंट्स? लैम्डा मानने के बाद अब आप एक बार इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ, एक बार फर्स्ट और फोर्थ को आमने सामने रखिए। आप लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट देखो क्या है, x अपॉन B2 C3 माइनस B3 C2 इज इक्वल, फोर्थ क्या? लैम्डा, इसके नीचे 1 मान लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो x इक्वल लैम्डा टाइम्स ऑफ, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे B2 C3 माइनस B3 C2, ये किसकी वैल्यू निकल करके आई? x की। अब आप सेकंड और फोर्थ को एक साथ सामने आमने सामने बैठाओगे ऐसे, जब इसको इसके सामने लोगे तो y इक्वल मिलेगा लैम्डा A3 C2 माइनस A2 C3, और जब आप थर्ड और फोर्थ को आमने सामने बैठाओगे तो z इक्वल मिल जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ A2 B3 माइनस A3 B2। इस प्रकार मेरे पास x y z तीनों वैल्यू आ गई। मैंने इक्वेशन नंबर 2 और 3 को सोल्व किया था और दोनों को सोल्व करके क्रॉस मेथड से मैंने x y z की वैल्यू निकाल ली। इसके बाद आप ये जो x y z की वैल्यू आप लोगों ने निकाली है, इन वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिए। आपने x y z की जो वैल्यू निकाली है इक्वेशन नंबर कहां डालनी है? 1 में डाल के देखो। Put in 1. Put in equation number 1. डालो क्या है? A1 x plus B1 y plus C1 z equal 0. A1 x plus B1 y plus C1 z equal 0. A1 as it is. क्या है? x की वैल्यू डालो, यहाँ डालो, लैम्डा टाइम्स ऑफ B2 C3 माइनस B3 C2 प्लस ये वाला प्लस B1 एज इट इज, क्या है? y की वैल्यू ये लैम्डा टाइम्स ऑफ A3 C2 माइनस A2 C3, y आया प्लस C1 z क्या है? ये रहा लैम्डा टाइम्स ऑफ A2 B3 माइनस A3 B2 इक्वल 0। अब देखो लैम्डा कॉमन ले लीजिए। क्या ले लोगे आप लोग? लैम्डा कॉमन, सब में लैम्डा कॉमन लिया। लैम्डा कॉमन लेने के बाद आपको क्या मिलेगा? A1 B2 C3 माइनस B3 C2 प्लस B1, लैम्डा कॉमन लिया। चलो माइनस भी कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेने से ये नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगी। A2 C3 माइनस A3 C2, ये पॉजिटिव था ना, नेगेटिव हो जाएगा, प्लस लैम्डा कॉमन ले रखा है C1 A2 B3 माइनस A3 B2
इक्वल 0। अब आप एक काम कीजिए, ये लैम्डा 0 के नीचे लेके जाइए तो आपको रिजल्ट क्या मिला, A1 B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 A2 B3 माइनस A3 B2 इक्वल 0। डियर स्टूडेंट्स, ये जो रिजल्ट मैंने निकाला है ये आपकी कहलाती है डिटरमिनेट वैल्यू। यदि मेरे पास वो दी गई लीनियर इक्वेशन 3/3 की है तो उसकी डिटरमिनेट वैल्यू ये होगी, क्योंकि इस रिलेशन में कहीं भी आपके पास ना x है ना y है ना z है, तीनों के तीनों वेरिएबल गुम है। इसको हम डिटरमिनेट वैल्यू बोलते हैं। आपने सीखा होगा। चलो अब डिटरमिनेट के बारे में बात करते हैं कि ये आता कैसे। मान लीजिए मेरे पास कोई डिटरमिनेट है, मान लीजिए मेरे पास कोई डिटरमिनेट है, ये डिटरमिनेट है और इसमें मैंने कुछ इस प्रकार लिखा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अक्सर हम लोग, अगर आपसे कहो इसकी डिटरमिनेट वैल्यू निकालो तो इसकी डिटरमिनेट वैल्यू निकालने के लिए कुछ हम लोग इस प्रकार किया करते थे कि सबसे पहले A1 लिखा, इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया, इसकी इसमें मल्टीप्लाई B2 C3 माइनस अब इसकी इसमें B3 C2। ये वाली टर्म नेगेटिव लेते थे, B1 ये डिलीट किया, ये डिलीट किया, इसकी इसमें मल्टीप्लाई की A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1, ये वाली टर्म ली, ये डिलीट, ये डिलीट, इसकी इसमें A2 B3 माइनस A3 B2। अब जरा ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल यही वाली वो चीज है कि नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं डिटरमिनेट। ये कहां से निकल करके आया, ये डिटेल मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। देखो बिल्कुल सेम टू सेम है कि नहीं। यानी कि हम जब किसी डिटरमिनेट की वैल्यू निकालते हैं तो कैसे करते हैं, ये वाली टर्म लेते हैं, इसको छुपाते हैं, ये डिलीट, इसके इसमें माइनस, इसके इसमें, फिर ये वाली टर्म नेगेटिव लेते हैं, इसको डिलीट करते हैं, इसके डिलीट करते हैं, इसके इसमें मल्टीप्लाई माइनस, इसके इसमें मल्टीप्लाई, फिर इस वाली टर्म को लेते हैं, ये डिलीट, ये डिलीट, इसके इसमें मल्टीप्लाई माइनस, इसके इसमें मल्टीप्लाई, ये रिजल्ट निकल करके आ जाता है। लेकिन इसको हम ऐसा क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं स्टूडेंट्स। मान लीजिए हमारे पास 3 लीनियर इक्वेशन रही होगी और मैंने उनमें से किन्हीं 2 लीनियर इक्वेशन को सोल्व किया होगा और वहां से सोल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली होगी और उन एक्स वाई जेड की वैल्यू को तीसरे वाली इक्वेशन में जब हम रखते हैं तो पूर्ण रूप से हमारे पास एक्स वाई जेड फिनिश हो जाता है और जो वो रिजल्ट निकल करके आता है उसमें सिर्फ वेरिएबल के कोएफिशिएंट होते हैं और उन वेरिएबल के कोएफिशिएंट को हम लोग बोलते हैं डिटरमिनेट वैल्यू। यही तो डिटरमिनेट वैल्यू। चलो आज मैंने आपको डिटरमिनेट की डेफिनेशन समझाई, क्या होता है डिटरमिनेट की डेफिनेशन, कैसे हम इसको लोग सोल्व करते हैं। बस मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। मान लीजिए मेरे पास कोई 3/3 की लीनियर मतलब 3/3 की कोई डिटरमिनेट है तो हम उनको किस प्रकार सोल्व करते हैं, डेफिनेशन क्या है। मान लीजिए मेरे पास कोई 3 लीनियर इक्वेशन है और मैं इनको कुछ इस प्रकार उनका सॉल्यूशन निकालूं कि उनके सॉल्यूशन में लास्ट में जाकर के कोई वेरिएबल ना हो, कोई वेरिएबल ना हो, यानी कि जो रिलेशन निकालो वो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट के रूप में हो, तो उसको रिजल्ट को हम लोग डिटरमिनेट वैल्यू कहते हैं। ओके बेटा, अगले वाले वीडियो लेक्चर में मैं आपको डिटरमिनेट की प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज शुरू कर दूंगा। ओके।